क्रिमिनल प्रैक्टिस में जितनी महत्वपूर्ण बेल है, उतनी ही सिविल की प्रैक्टिस में अस्थायी निषेधाज्ञा टेम्पररी इंजंक्शन है। हम वकील आए दिन न्यायालय से आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते रहते हैं। इस प्रकार के आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1-2 के खारिज हो जाने पर हम आदेश 43 रूल 1 आर के अंतर्गत इसे अपील में चुनौती देते हैं। अगर ये अपीली न्यायालय एडीजे या डिस्ट्रिक्ट जज है, तो इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मिसलेनियस पिटीशन करते हैं। ये बात हम सभी को मालूम है और इस वीडियो का इससे कोई ज्यादा संबंध नहीं है। प्रश्न ये है, क्या आदेश 39 नियम 1 एवं 2 के अंतर्गत आज्ञात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है, जिसे हम आज्ञापक व्यादेश भी बोलते हैं। अंग्रेजी में whether mandatory temporary injunction can be given under order 39 rule 1 and 2, and if yes, under what circumstances. Please understand the difference. Prohibitory injunction means restraining someone from doing something. Don't dispossess me, do not relieve me from duty, etc. Mandatory injunction means do this, do that, etc. इंटरिम स्टेज पर क्या हम मैंडेटरी इंजंक्शन मांग सकते हैं? मांग तो सकते हैं, परंतु मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। लीडिंग केस ऑन द टॉपिक इज 1990 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज 117, दोराब कवासजी वार्डन वर्सेस कूमी सोराब वार्डन, 1990 वॉल्यूम 2 एससीसी पेज 117। ठीक है, इस रूलिंग को हाई कोर्ट ने उन सभी प्रकरणों में इस रूलिंग को हाई कोर्ट के उन सभी प्रकरणों में कोर्ट किया जाता है जिसमें मैंडेटरी टेम्पररी इंजंक्शन दिया गया है। अब मैं इसकी पैरा 16 का थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण बताता हूं। अतः अंतरिम अनिवार्य निषेधाज्ञा इंटरलॉक्यूटरी मैंडेटरी इंजंक्शन की राहत सामान्यतः इस उद्देश्य से प्रदान की जाती है कि लंबित विवाद के पूर्व की अंतिम निर्विवादित स्थिति स्टेटस को एंटी को सुरक्षित रखा जा सके या उसे पुनः स्थापित किया जा सके जब तक कि अंतिम सुनवाई न हो जाए, जिसमें पूर्ण राहत प्रदान की जा सके, अथवा उन कार्यों को पूर्ववत करने के लिए जो अवैध रूप से किए गए हों या उस वस्तु अधिकार को पुनः स्थापित करने के लिए जिससे शिकायतकर्ता पक्ष से अन्यायपूर्ण ढंग से छीन लिया गया हो। किंतु चूंकि यदि ऐसी निषेधाज्ञा उस पक्ष को दे दी जाए जो परीक्षण ट्रायल में अपने अधिकार को स्थापित करने में असफल रहता है या असफल हो सकता है, तो उस पक्ष के प्रति जिसके विरुद्ध यह दी गई हो गंभीर अन्याय या अपूर्णीय क्षति हो सकती है। अथवा इसके विपरीत, यदि ऐसी निषेधाज्ञा उस पक्ष को न दी जाए जो सफल होता है या सफल हो सकता है, तो उसे भी समान रूप से गंभीर अन्याय या अपूर्णीय क्षति हो सकती है। इस कारण न्यायालयों ने कुछ दिशा निर्देश विकसित किए हैं। सामान्य रूप से ये दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। ये ध्यान से सुनिए। वादी के पास परीक्षण हेतु एक सशक्त मामला होना चाहिए, अर्थात उसका स्तर उस प्रथम दृष्टया प्रकरण प्राइमा फेसी केस के मामले से अधिक होना चाहिए जो सामान्यतः निषेधात्मक निषेधाज्ञा प्रोहिबिटरी इंजंक्शन के लिए अपेक्षित है। सो प्राइमा फेसी केस थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि नॉर्मली अपने को प्रोहिबिटरी इंजंक्शन में जो मिलता है। नंबर 2, अपूर्णीय या गंभीर क्षति को रोकना आवश्यक हो जिसकी सामान्यतः धन के रूप में क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती। अंग्रेजी में भी पढ़ता हूं। द रिलीफ ऑफ इंटरलॉक्टरी मैंडेटरी इंजंक्शंस आर thus granted generally to preserve or restore the status quo of the last non-contested status which preceded the pending controversy until the final hearing, when full relief may be granted, or to compel the undoing of those acts that have been illegally done
or the restoration of that which was wrongfully taken from the party complaining. But since the granting of such an injunction to a party who fails or would fail to establish his right at the trial may cause great injustice or irreparable harm to the party against whom it was granted, or alternatively, not granting of it to a party who succeeds or would succeed may equally cause great injustice or irreparable harm, courts have evolved certain guidelines. Generally stated, these guidelines are: the plaintiff has a strong case for trial, that is, it shall be of a higher standard than a prima facie case that is normally required for a prohibitory injunction. Two, it is necessary to prevent irreparable or serious injury which normally cannot be compensated in terms of money. और तीसरा, balance of convenience is in favor of the one seeking such a relief. इस प्रकरण में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने संपत्ति में अपना अविभाजित आधा हिस्सा प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को बेच दिया और कब्जा भी दे दिया। 2 दिन बाद अपीलार्थी ने व्यवहारवाद डालकर प्रत्यर्थी क्रमांक 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की कि वह संपत्ति का कब्जा भी प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को नहीं दे सकता। साथ ही अस्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की जो ट्रायल कोर्ट ने दे दी तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 4 को कब्जे से निषेधित कर दिया जबकि कब्जे में हो चुका था। परंतु हाईकोर्ट ने आदेश पलट दिया कि ये तो प्रोहिबिटरी मैंडेटरी इंजंक्शन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को पुनर्स्थापित कर दिया तथा उपरोक्तानुसार कानूनी अवधारणा दी। आपको ये मालूम ही है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 44 के अंतर्गत संयुक्त संपत्ति में शेयर बेचने से खरीदार को संयुक्त अधिपत्य का अधिकार मिल जाता है, परंतु इसका एक एक्सेप्शन है कि अगर गृह निवास की बिल्डिंग हो और खरीदार संयुक्त परिवार का सदस्य न हो तो खरीदार को संयुक्त कब्जे का अधिकार नहीं मिलेगा। सेक्शन 44 ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इस प्रकरण में संपत्ति गृह निवास थी, अतः सुप्रीम कोर्ट ने खरीदार को कब्जे का अधिकार न होना पाया और खरीद के समय दिए गए कब्जे से भी अंतरिम स्टेज पर बेदखल कर दिया। अर्थात in the opinion of the Supreme Court, the appellant had a strong prima facie case which was of a higher standard than a prima facie case that is normally required for prohibitory injunction. मेरे प्यारे वकील भाइयों, खासकर कनिष्ठ अधिवक्ता बंधुओं, मेरे इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखकर एक एक वर्ड को ध्यान से सुनकर इस रूलिंग को पढ़कर समझ लेना और अगर इंटरिम मैंडेटरी इंजंक्शन की अगर किसी केस में आवश्यकता महसूस हो तो इस रूलिंग को इस्तेमाल कर लेना। 2 और साइटेशन दे रहा हूं, निकाल कर खुद ही पढ़ लेना। देवेंद्र सिंह ठाकुर वर्सेस श्रीमती शांताबाई reported in 2003 SCC Online MP 578 और 2004 वॉल्यूम 4 MPLJ 327, या फिर आप हाई कोर्ट की जजमेंट सीधे भी देख सकते हैं। MA नंबर 1400 of 2003 डिसाइडेड ऑन 3/2/2003 बाय जस्टिस SP खरे। बहुत अच्छे जज थे, बहुत बढ़िया जज थे। और दूसरा FFI LC वर्सेस सुप्रीम इंजीनियर्स अलवर reported in 2010 SCC Online MP 786 जो कि MA 1240 of 2010 decided on 25/3/2010 by Justice प्रकाश श्रीवास्तव, again a very good judge। दोनों बहुत ही अच्छे जज हैं, बहुत अच्छी जजमेंट दी उन्होंने। और ये वाली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो मैंने आपको बताई, इस जजमेंट को कोट किया दोराब वार्डन वाला केस दोनों में रिपोर्टेड है। So please take advantage and wish you a very happy new year.